हेलो गाइस, वेलकम टू द एड्यू वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई नो यू मस्ट बी लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस एंड नर्वस, राइट? बट डोंट गेट नर्वस, डोंट बी स्ट्रेस, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी एंड कीप योर माइंड कूल, ओके? सो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी पार्ट 2। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी मिडिल लेवल एक्टिविटीज और चैलेंजिंग एक्टिविटीज के बारे में। जैसे मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें फर्स्ट पेज में ही लैंग्वेज स्टडी होता है जो कि 10 मार्क्स के लिए होता है, और वो लैंग्वेज स्टडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। क्वेश्चन 1 A1, A2 और B। A1 में होता है सिंपल एक्टिविटीज जो कि 4 मार्क के लिए होता है। 5 क्वेश्चन होंगे, आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। A2 जो है वो मिडिल लेवल एक्टिविटीज है, उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं और वो भी 4 मार्क्स के लिए होंगे। B जो होगा वो होगा चैलेंजिंग एक्टिविटीज, और वो कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, 1 अटेम्प्ट करना है। तो मैंने इसके पहले जो पार्ट 1 वीडियो बनाया है उसमें सिंपल एक्टिविटीज के बारे में बताया है कि किस तरह के क्वेश्चंस सिंपल एक्टिविटीज में आ सकते हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि सिंपल एक्टिविटीज में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मिडिल लेवल और चैलेंजिंग एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है? सो लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन 1 A2, यहाँ लिखा रहेगा डू एज डायरेक्टेड एनी 2। 3 क्वेश्चंस होंगे, आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं और उसके मार्क्स होंगे 4, यानी कि 2 क्वेश्चंस के 4 मार्क्स। 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का 2 मार्क्स मिलेगा अगर आंसर करेक्ट होगा तो किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मिडिल लेवल एक्टिविटीज में क्या हो सकता है, आपको इस तरह से दिया हो सकता है रीराइट इन इनडायरेक्ट नरेशन। आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा जो कि डायरेक्ट नरेशन में होगा, डायरेक्टेड स्पीच में होगा, आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। नाउ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच मतलब हम जब किसी से 1 to 1 बात करते हैं तो वो डायरेक्ट होता है। जब हम किसी से इनडायरेक्टली किसी और के बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है? तो यहाँ देख लेते हैं। नाउ यंग मैन ही सेड वी आर रेडी टू लिसन टू बैक। नाउ यंग मैन ही सेड मतलब किसने बोला? ही सेड। किससे बोला? यंग मैन से, कि देखो यंग मैन वी आर रेडी टू लिसन टू बैक, हम बैक को सुनने के लिए रेडी हैं। तो ये उसने डायरेक्टली बात किया है, हमको इसको इनडायरेक्टली बताना है कि उसने कैसे बोला। तो हम क्या लिखेंगे? ही टोल्ड द यंग मैन। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? टोल्ड, मतलब उसने यंग मैन से बोला, इसलिए यहाँ पर हो गया टोल्ड। ही टोल्ड द यंग मैन, और यहाँ पर ये हम दैट लगाएंगे 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए। जिससे हम बोलते हैं कि उसने कहा कि जो लगता है तो यहाँ पर हमने उसके लिए लगाया दैट। और क्या बोला? जो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में है वो हमें यहाँ पर इनडायरेक्टली लिखना है, तो इन्वर्टेड कॉमा हमें नहीं लगाना है। और क्या याद रखना है? यहाँ पर वी आर है, वी आर का क्या हो जाएगा? दे वर। वी का क्या हो गया? दे, और आर का क्या हो जाएगा? वर। हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है कि उसने कहा था, हम ऐसा बोलते हैं, राइट? इसलिए यहाँ पर पास्ट टेंस हो जाएगा, वी आर का हो जाएगा दे वर रेडी टू लिसन टू बैक। बाकी का हम एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या याद रखना है हमें कि यहाँ पर वी का क्या हो गया? दे, और जो प्रेजेंट टेंस था आर उसका हमने कर दिया वर, और जो इन्वर्टेड कॉमा था वो हमने निकाल दिया है। जितने भी इन्वर्टेड कॉमा थे वो हमने निकाल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट आस्क्ड जॉन हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 13 years old, she replied। अब इसमें 2 है, क्वेश्चन पूछा है, उसका रिप्लाई भी मिला है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है वो पहले देखते हैं। रॉबर्ट आस्क्ड, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है आस्क्ड, मतलब कि क्वेश्चन पूछा है। जॉन, किससे पूछा है? जॉन से, कि भाई जॉन तुम कितने साल की हो, तुम्हारी उम्र क्या है? तो रॉबर्ट आस्क्ड जॉन, और क्या पूछा? हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल की हो? अभी जब भी WH से शुरू होता है क्वेश्चन, WH मतलब कि व्हाट, व्हेन, हाउ, हाउ मच, तो इस तरीके से जब भी आता है तो यहाँ पर हाउ है, तो हाउ का हाउ हम एज इट इज लिखेंगे। और यहाँ पर ये जो दैट लगाया था वो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर यही वर्ड लगा दिया है जो 2 सेंटेंस को कंबाइन करता है। तो रॉबर्ट आस्क्ड जॉन हाउ ओल्ड, अभी आर यू है तो यहाँ पर हो जाएगा शी वॉज। शी क्यों लिखा? क्योंकि जॉन इज अ गर्ल, ये जो लेसन है उसमें जॉन लड़की का नाम है, तो यहाँ पर आर यू, यू का क्या हो जाएगा? शी, और ये जो आर है उसका यहाँ पर हम वॉज लिखेंगे। आर का पास्ट टेंस क्या होता है? ऐसे तो वेयर होता है, लेकिन शी के साथ में वेयर नहीं लग सकता, शी के साथ में क्या लग सकता है? वॉज। उसके बाद उसने क्या रिप्लाई दिया? आई एम 13 years old, शी रिप्लाइड। तो हम ये शी रिप्लाइड पहले लिखेंगे, शी रिप्लाइड। अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा इसलिए यहाँ पर दैट लगाएंगे। तो शी रिप्लाइड दैट आई एम
ओल्ड का क्या हो जाएगा, शी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, वो 13 ईयर्स की है ऐसा। तो यहाँ पर हमने इज का क्या कर दिया, वॉज, आई एम का क्या हो गया, शी वॉज, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली हमने लिख दिया है इसको। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। ही आस्क्ड कैन यू कुक, उसने पूछा कि क्या आप खाना पका सकते हो, किससे पूछा, मुझसे पूछा कि क्या आप खाना पका सकते हो, तो ही आस्क्ड मी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है इसलिए यहाँ पर आस्क्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, ही आस्क्ड मी। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कैन से शुरू हो रहा है, WH वाले वर्ड से शुरू नहीं हो रहा है कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, इससे शुरू नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर कैन है तो कैन नहीं लिख सकते, उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, वेदर या इफ। क्या लिखेंगे हम, या तो हम वेदर लिख सकते हैं या तो इफ, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। इफ आई कुड कुक, कैन यू कुक का क्या हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा यहाँ पर आई, कैन का क्या हो जाएगा कुड, और कुक का कुक रहेगा। सो आई, ही आस्क्ड मी वेदर या इफ आई कुड कुक। नेक्स्ट, आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन। तो ही एक्सप्लेन, उसने क्या एक्सप्लेन किया कि मैंने कल कुछ पैसे बना लिए, कमा लिए। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ही एक्सप्लेन पहले लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, ही एक्सप्लेन। और ये क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पर क्या हम ज्वाइन करेंगे, दैट। ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया कि के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट। और आई की जगह हम क्या लिखेंगे, ही, क्योंकि यहाँ पर ही है। उसने बोला कि उसने पैसे कमा लिए कुछ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा ही। और ये जो मेड है ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, तो जब भी पास्ट टेंस रहेगा तो उसको हमें पास्ट परफेक्ट कर देना है। तो मेड का क्या हो जाएगा, हैड मेड सम मनी। और येस्टरडे है तो येस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। जब भी येस्टरडे आएगा तो हमें क्या लिखना है, द प्रीवियस डे। अगर समझो यहाँ पर टुमारो आया तो टुमारो आएगा तो क्या लिखना है, द नेक्स्ट डे। अगर क्वेश्चन में टुमारो है तो हम लिखेंगे द नेक्स्ट डे। अगर टुडे आया तो हम क्या लिखेंगे, दैट डे। तो इस तरह से चेंज होता है जब हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, डोंट गो अवे सो सून, हिज ग्रैंडफादर सेड। उसके ग्रैंडफादर ने कहा कि इतना जल्दी मत जाओ। तो उसके ग्रैंडफादर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि इतना जल्दी मत जाओ, तो हम क्या लिखेंगे, हिज ग्रैंडफादर इंस्ट्रक्टेड हिम। अभी यहाँ पर ये इंपरेटिव सेंटेंस है, डोंट गो अवे सो सून, ये इंपरेटिव है। इंपरेटिव क्या होता है, जब कोई कमांड या इंस्ट्रक्शन दर्शाता है तो वो इंपरेटिव होता है। तो जब भी इंपरेटिव आता है तो यहाँ पर हम कंजंक्शन टू लगाते हैं, दैट नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर हम टू लगाएंगे, और क्योंकि ये नेगेटिव है, डोंट कहा, इसलिए नॉट टू हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा नॉट टू गो अवे सो सून। ठीक है, तो ये समझ में नॉट टू क्यों लगाया, क्योंकि ये इंपरेटिव था और नेगेटिव था। अगर समझो यहाँ पे सिर्फ गो अवे होता, डोंट नहीं होता, तो टू गो हम लिखते, नॉट नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पर डोंट है इसलिए हमने यहाँ पे लगाया नॉट टू गो अवे सो सून। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस इन होमोफोन्स। होमोफोन्स का डिफरेंस बताते हुए दो सेंटेंस लिखना है। एक जो है ब्लू, ये आपको ब्लू दिया रहेगा, उसका होमोफोन दूसरा आपको लिखना है ना। होमोफोन यानी क्या, होमोफोन यानी एक वर्ड जो रहता है उसके जैसा ही दूसरा वर्ड हम जो सेम प्रोनाउंसिएशन करते हैं लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होता है और मीनिंग डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं होमोफोन। जैसे यहाँ पर है ब्लू, BLUE ब्लू, जिसका मतलब होता है नीला रंग, और दूसरा है ब्लू, BLEW ब्लू यानी कि उड़ जाना या बुझाना। इसके संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। तो अभी ये दोनों से रिलेटेड हमें सेंटेंस बनाना है। तो ये ब्लू से हमने लिखा, द स्काई लुक्स ब्लू टुडे, आज स्काई नीला नजर आ रहा है। और दूसरा ब्लू जो है उसका हमने लिखा, द रेफरी ब्लू हिज विसल, रेफरी ने अपनी विसल बजाई। तो ये दोनों का देखो प्रोनाउंसिएशन सेम था लेकिन स्पेलिंग और जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेथ। ब्रेथ यानी कि सांस। दूसरा इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ब्रेथ यानी कि जो चौड़ाई नापते हैं हम जब एरिया मेजर करते हैं। लेकिन दोनों में क्या फर्क होता है कि दोनों का स्पेलिंग जो है वो अलग होता है और मीनिंग भी अलग होता है। तो यहाँ ब्रेथ जो है उसका सेंटेंस हम देख लेते हैं। आई फेल्ट द ब्रेथ ऑफ द बेयर ऑन माई बैक। जो बेयर था उसकी सांस मुझे फील हो रही थी अपनी बैक पर। दूसरा है ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। आई मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। मैंने रूम की लंबाई और चौड़ाई नापी।
तो ये दोनों में भी फर्क आपको समझ में आ गया। ब्रेथ और ये जो ब्रेथ है, ये ब्रेथ का मतलब होता है सांस, ये ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। तो ये होते हैं होमोफोन्स। होमोग्राफ और होमोफोन्स में डिफरेंस है। होमोग्राफ क्या होते हैं मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं होमोग्राफ। होमोग्राफ में क्या फर्क होता है, होमोफोन से किस तरीके से डिफरेंट होता है। होमोग्राफ में जो वर्ड होता है उसका स्पेलिंग और जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होता है लेकिन मीनिंग जो है वो अलग होता है। जैसे यहाँ पर है ट्रेन, तो ट्रेन का यहाँ पर हम 2 सेंटेंस बनाएंगे लेकिन दोनों में ही स्पेलिंग वही रखेंगे लेकिन उसका मीनिंग चेंज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा है ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो यहाँ पर जो हमने ट्रेन लिखा, ये ट्रेन का मतलब जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, राइट। दूसरा भी यही वर्ड ट्रेन कोई, लेकिन हमें ऐसे यूज करना है कि उसका मीनिंग चेंज हो जाए। द पेरेंट्स शुड ट्रेन देयर चिल्ड्रन टू बी पोलाइट। यहाँ पर ट्रेन करना यानी कि तालीम देना, सिखाना, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को पोलाइट होने की ट्रेनिंग देना चाहिए। तो यहाँ पर समझ में आया, ये ट्रेन वर्ड जो था दोनों का स्पेलिंग सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग क्या था, डिफरेंट था। होमोफोन में क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग दोनों ही डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग। अभी लॉन्ग का मीनिंग 2 सेंटेंस बनाना है, दोनों में डिफरेंट होना चाहिए। तो जैसे यहाँ फर्स्ट लिखा है एज सून एज स्कूल स्टार्ट्स आई लॉन्ग फॉर द हॉलीडेज। आई लॉन्ग फॉर द हॉलीडेज। लॉन्ग का मतलब होता है वेट करना या किसी चीज को डेस्परेटली चाहना, तो उसका मतलब होता है लॉन्ग। दूसरा यहाँ पर लिखा है इट वॉज ए लॉन्ग जर्नी। यहाँ पे लॉन्ग यानी लंबा, तो वो जर्नी बहुत लंबी थी। तो यहाँ पर देखो लॉन्ग के दोनों मीनिंग वाले हमने अलग अलग सेंटेंस बनाए हैं। यहाँ पर दोनों का जो स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है लेकिन मीनिंग दोनों के ही डिफरेंट है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि होमोग्राफ, एक वर्ड दिया रहेगा, आपको 2 अलग अलग सेंटेंस उस पर बनाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है मिडिल लेवल एक्टिविटीज में, वो हम देख लेते हैं। रीराइट इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको कोई एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसको कोई जो टेंस में आपको बोला जाएगा उसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पर किसमें हमें कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एक सेंटेंस दिया है और क्या बोला है कि इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करो। तो पहले तो हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से टेंस में है। उसके बाद में जो गिवन टेंस है, जो आपको बोला गया है, वो टेंस में हम इसको रीराइट करेंगे। द मार्लिन फाइट्स फॉर इट्स लाइफ डेस्परेटली। अभी यहाँ पर जो वर्ब है वो है फाइट्स। इससे क्या पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन सा वर्ब लगाना पड़ेगा। तो गाइस मैंने टेंसेस के ऊपर वीडियो बनाया है, चेक इट आउट गाइस। वो आपको इतना डिटेल में मैंने समझाया है कि आपको ऐसे पता चल जाएगा कि उसके रूल्स क्या है, कैसे हमें उसे चेंज करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लो। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। तो यहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट में करना है। अभी पास्ट है इसलिए पास्ट परफेक्ट में हमेशा हेड लगता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट जब भी आएगा आपको हेड लगाना है। और क्योंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए बीन और जो वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म लगाना है। फिर वर्ब था फाइट्स, तो फाइट्स का क्या हो जाएगा, फाइटिंग। हैड बीन फाइटिंग, द मैरलिन हैड बीन फाइटिंग फॉर इट्स लाइफ डेस्परेटली। तो ये समझ में आया हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे किया। यहाँ पर हैड बीन और जो वर्ब था उसके पीछे आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हम हैड की जगह पर क्या लगाते, हैव या हैज, ठीक है। और बीन और आईएनजी फॉर्म तो ऐसे ही लगता है क्योंकि वो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है, रीराइट यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है, यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है, सिर्फ पास्ट परफेक्ट है। तो मैंने अभी बताया कि पास्ट परफेक्ट हो तो क्या लगाना चाहिए, हेड लगाना चाहिए। और जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म कर देना चाहिए। जब भी पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए डॉक्टर कलाम अप्रोच फादर परेरा ऑन अ सैटरडे इवनिंग टू आस्क अ फेवर। अभी पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से टेंस में है। तो डॉक्टर कलाम अप्रोच्ड यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में। अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, हेड लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो डॉक्टर कलाम हैड, हमने हेड लगाया और अप्रोच का थर्ड फॉर्म भी अप्रोच्ड ही रहता है। अप्रोच, अप्रोच्ड, अप्रोच्ड। तो अप्रोच यहाँ पर हम लिख देंगे और बाकी का एज इट इज लिखेंगे। डॉक्टर कलाम हैड अप्रोच्ड फादर परेरा ऑन अ सैटरडे इवनिंग टू आस्क अ फेवर। तो ये आपको समझ में आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया तो क्या लगाना है हमें, ठीक है। सो नेक्स्ट कौन सा टेंस है वो देख लेते हैं।
रीराइट इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें इसको रीराइट करना है। क्वेश्चन है पीपल वर वॉकिंग इन द पार्क लुकिंग एट द फ्लावर। वर वॉकिंग ये उसका वर्ब है, तो ये वर्ब वॉकिंग कब आता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में आता है, राइट। तो पास्ट कंटिन्यूअस को हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में रीराइट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, अभी मैंने कहा था हैव या हैज आता है। तो भी हैव कब आएगा, हैज कब आएगा। हैव कब आता है, आई यू वी दे, और जब प्लूरल नाउन्स होते हैं तब हैव लगता है, और ही शी इट और सिंगुलर नाउन्स होते हैं तो हैज लगता है। तो यहाँ देख लेते हैं कि नाउन क्या है। यहाँ पर नाउन है पीपल, पीपल यानी ज्यादा लोग, ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा हैव। और क्या लगेगा, बीन वॉकिंग। जैसे मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था कि बीन और आईएनजी वाला फॉर्म लगता है वर्ब का। यहाँ पर वॉकिंग है तो वॉकिंग ही रखेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस में था लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस था, और इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हैव लगाया, बीन लगाया और वॉकिंग आईएनजी वाला फॉर्म वर्ब का लिखा। बाकी का वैसा ही लिखना है, पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क लुकिंग एट द फ्लावर्स। नेक्स्ट देखते हैं रीराइट इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी प्रेजेंट परफेक्ट, तो वही मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, या तो हैव आएगा या तो हैज आएगा। हैव कब आएगा, आई यू वी दे और प्लूरल नाउन्स, और हैज कब आएगा, ही शी इट और सिंगुलर नाउन्स। अभी यहाँ पर देखते हैं नाउन क्या है, तो यहाँ पर प्रोनाउन है यू। यू है तो यू के साथ में क्या आता है, हैव आता है। अभी मैंने कहा तो यू हैव और फील का क्या हो जाएगा, फेल्ट, थर्ड फॉर्म जो होता है वर्ब का। तो यू हैव फेल्ट द जॉय ऑफ हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सो नेक्स्ट टॉपिक है राइट अ वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स। वर्ड रजिस्टर बनाना है, आपको एक वर्ड दिया रहेगा, उसके वर्ड रजिस्टर बनाना है और 4 जो वर्ड्स है वो आपको बनाना है। तो वर्ड रजिस्टर और वर्ड चेन में क्या फर्क है, मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में आपको जो सिंपल एक्टिविटीज बताई है उसमें मैंने वर्ड चेन के बारे में बताया। वर्ड चेन क्या होता है, जो एक वर्ड दिया रहेगा उसके लास्ट लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स हमें लिखना है। और वर्ड रजिस्टर में क्या होता है, जो वर्ड दिया रहेगा उससे रिलेटेड वर्ड्स हमें लिखना है, ठीक है, वो उसकी चेन नहीं बनानी। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ड रजिस्टर में वर्ड चेन के बारे में लिख देते हैं, वर्ड चेन में वर्ड रजिस्टर के बारे में लिख कर आते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज गाइज। वर्ड रजिस्टर का मतलब होता है कि जो वर्ड आपको दिया है उससे रिलेटेड वर्ड्स आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है म्यूजिक, तो म्यूजिक सुनते ही आपको और कौन से वर्ड्स दिमाग में आते हैं। जैसे म्यूजिक है तो उसका कॉन्सेप्ट होता है, उसमें म्यूजिशियंस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, सॉन्ग्स होते हैं। तो म्यूजिक से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स हैं, और भी कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन आपको 4 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सर्ट। अगेन कॉन्सर्ट जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्टेज होता है, ऑडियंस होते हैं, सॉन्ग्स गाए जाते हैं, म्यूजिक प्ले किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। आपको क्या क्या ब्रह्मांड में देखने को मिलता है, यूनिवर्स में क्या क्या होता है, स्पेस होते हैं, स्पेस है, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट, स्टार्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स, आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। रेस्टोरेंट, अभी रेस्टोरेंट नहीं बोला जाता है, इसको क्या प्रोनाउंस किया जाता है, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में क्या क्या होता है, जब आप खाने के लिए जाते हैं कोई रेस्टोरेंट में, आप क्या क्या देखते हो, वहाँ पे क्या नजर आता है, यहाँ पे वाटर, फूड, मेन्यू कार्ड होता है, आप बिल पे करते हो, वहाँ पे वेटर्स होते हैं, राइट। तो उसमें से 4 वर्ड्स आपको लिख देने हैं। नेक्स्ट है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग जो हम देखते हैं, बॉक्सिंग की मैचेस होती है, तो हम क्या क्या देखते हैं उसके अंदर, उसमें चैंपियंस बनते हैं, ग्लव्स पहने होते हैं, उसका रिंग होता है जिसमें बॉक्सर्स जो है वो बॉक्सिंग करते हैं, देन मेडल्स मिलता है जीतने वाले को। तो इससे रिलेटेड वर्ड्स हमें लिखना है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो हमें क्या क्या नजर आता है, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, अलग अलग वार्ड्स होते हैं, मेडिसिन आप लिख सकते हो। तो इस तरह से 4 वर्ड आप इजीली बना सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, लेकिन आई होप अगर कोई और वर्ड भी आया तो आप इजीली लिख सकोगे ना। जैसे अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन से रिलेटेड वर्ड्स आपको 4 बनाने हैं, जैसे टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से आप वो वर्ड को याद बोलो और सोचो कि आपको उससे रिलेटेड क्या दिमाग में आता है। तो जो वर्ड्स दिमाग में आते हैं वो आपको लिख देने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, जो कि चेंज द वॉइस। आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं मिडिल लेवल एक्टिविटीज में, कि एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसकी जो वॉइस है हमें चेंज करना है ना। वॉइस 2 तरीके की होती है सेंटेंस में, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है, ठीक है। तो एक्टिव को हमें पैसिव करना है और अगर पैसिव दिया है तो एक्टिव करना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि एक्टिव है या पैसिव है, तो यहाँ देख लो, यहाँ लिखा है अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अनिल ने ऑलरेडी चाय बना लिया। तो ये जो है ये एक्टिव वॉइस में,
कैसे पता चला कि अनिल ने, ये सिंपल बोला कि अनिल ने चाय बना दिया। अगर इसको ऐसे बोला होता कि चाय अनिल के द्वारा बनाई गई है तो वो पैसिव हो जाता। ठीक है, यहाँ पर हमें अभी ये जो एक्टिव है इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो कैसे किया जाता है, हम लोग हमेशा सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हमेशा पहले लिखा जाता है, फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट को बाय करके सब्जेक्ट जो होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम पहले सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अनिल जो कि सब्जेक्ट है, हैड मेड जो है ये वर्ब है, और द टी जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें पहले लेना है, तो द टी हम पहले लेंगे। उसके बाद वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या है, हैड मेड। तो हैड ऑलरेडी, और यहाँ पर हमेशा बीन लगाया जाता है। जब भी है और हैज हेड आता है तो हम क्या लगाते हैं, बीन, और उसके बाद में जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो लगाया जाता है। तो यहाँ पर मेड जो है वो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों में ही मेड ही लिखा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा मेड, और फिर बाय लिख के जो सब्जेक्ट है वो यहाँ लिख देंगे अनिल। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस को डिवाइड करके आप करोगे तो इजी हो जाएगा आपको वॉइस चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स। और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या इंस्ट्रक्शन आपको दिया है कि बिगिन द सेंटेंस विद अ ट्री बेयर। बिगिन द सेंटेंस मतलब कि शुरुआत जो है सेंटेंस की वो किससे करना है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में यहाँ पर क्या है, अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स, मतलब कि ये शुरुआत में लिखना है। तो आपको इनडायरेक्टली भी आपको दे सकते हैं कि चेंज द वॉइस करना है, लेकिन इस तरह से घुमा के क्वेश्चन दे सकते हैं। कभी आपको बिगिन द सेंटेंस दे सकते हैं या कभी एंड द सेंटेंस, तो एंड में आपको क्या लिखना है वो आपको बताया जाएगा। तो उसका मतलब यही होता है कि आपको चेंज द वॉइस ही करना है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अभी यहाँ देखो क्या है, वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स। तो अगेन हम क्या करेंगे, सेंटेंस के 3 पार्ट करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखने को बोला है, और वैसे भी चेंज द वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स। तो अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स ये पहले लिखा। उसके बाद अभी वर्ब कौन सा हमें लगाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो टेंस है वो देखेंगे। यहाँ पे लिखा है सॉ, यानी कि पास्ट टेंस है। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट अ ट्री यानी कि सिंगुलर है, तो पास्ट टेंस में क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पर वॉज। अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स वॉज, और फिर सो जो है उसका थर्ड जो फॉर्म है वर्ब का वो क्या हो जाएगा, सीन। तो अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स वॉज सीन, फिर बाय लगाएंगे और जो सब्जेक्ट है वो लिख देंगे। यहाँ पर वी का क्या हो जाएगा, अस, क्योंकि जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया है, इसलिए वी का क्या हो जाएगा यहाँ पर अस। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ग्रेट रिलीजन्स टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। अभी यहाँ पर बोला एंडिंग विद ऑल ग्रेट रिलीजन। अभी यहाँ पे ये देखो, ये जो सब्जेक्ट है इसको बोला है कि हमें एंड में करना है। इसका मतलब क्या हो गया, चेंज द वॉइस ही करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 3 पार्ट अगेन करेंगे। ऑल ग्रेट रिलीजन्स ये सब्जेक्ट है, टीच ये वर्ब है, और अस जो है ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है। तो ऑब्जेक्ट का जब हम सब्जेक्ट करेंगे तो अस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, वी आर टॉट। अभी आर टॉट क्यों लिखा, क्योंकि टीच जो है ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में क्या लगेगा, एम, इज या आर। तो यहाँ पर क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वी है तो वी के साथ में इज या एम तो नहीं लग सकता, तो क्या लगेगा, वी आर। और अगेन जो यहाँ पर वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिखना है। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, टॉट। तो वी आर टॉट, और फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमने लिखा है टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। उसके बाद बाय लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ऑल ग्रेट रिलीजन्स, तो बाय ऑल ग्रेट रिलीजन्स। ठीक है, तो ये हो गया चेंज द वॉइस। तो इस तरह से घुमा के भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो चेंज द वॉइस ही करना है हमें। सो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा बताया कि किस तरीके के क्वेश्चंस मिडिल लेवल एक्टिविटीज़ में आ सकते हैं। अब मैं आपको जो क्वेश्चंस बताऊंगी वो आपको चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ में आ सकते हैं। चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ में थोड़ा एडवांस लेवल का ग्रामर होता है। ठीक है, वो इसलिए वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, 2 देंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आएगा। तो वो किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, चलो वो देखते हैं। सो अब हम देखते हैं कि चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 बी रहेगा, बेस्ट डायरेक्टेड एनी वन। 2 क्वेश्चन होंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना है और वो 2 मार्क्स के लिए होगा। अभी देखते हैं, चेंज इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। आपको एक सेंटेंस दिया होगा जो कि सुपरलेटिव डिग्री में होगा, आपको उसे कन्वर्ट करना है पॉजिटिव डिग्री में भी और कंपैरेटिव डिग्री में भी, मतलब कि 2 सेंटेंस आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर जो सुपरलेटिव डिग्री होती है
उसमें दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, या तो उसमें ध लिखा रहेगा, ध के बाद में जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है वो होता है, या फिर वन ऑफ द करके होगा। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं जो ध वाला है, द बिगेस्ट चैलेंज नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इनटॉलरेंस। तो यहाँ पर द वाला सेंटेंस है, द बिगेस्ट, यानी कि द के साथ में क्या है यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो बिगेस्ट से पता चलता है कि सुपरलेटिव डिग्री का है। अभी हमको इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो जब भी द वाला सेंटेंस आएगा तब आपको क्या लिखना है यहाँ पर पॉजिटिव में, नो अदर। पहले लिखना है नो अदर, उसके बाद चैलेंज नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड, नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ द ह्यूमन काइंड इज यहाँ पर एज बिग एज। एज कब लगता है, पॉजिटिव डिग्री में लगता है, और जो बिगेस्ट है उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है, बिग। तो बिगेस्ट का क्या हो जाएगा, बिग एज फियर एंड इनटॉलरेंस। अभी इसको कंपैरेटिव में करना है। कंपैरेटिव में क्या होता है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होती है। मैंने चेंज द डिग्री के ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसमें पूरा डिटेल में मैंने बताया कि डिग्री किस तरह से चेंज की जाती है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हूँ। इसके अलावा मैंने टेंस वाले वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वो दोनों वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको डिटेल में समझ में आए कि टेंसेस कैसे चेंज किया जाता है और डिग्री को कैसे चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि डिग्री कैसे चेंज की जाती है जब सुपरलेटिव दी जाती है, और पॉजिटिव में उसको कंपैरेटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो पॉजिटिव में मैंने बताया कि जब भी द वाला सेंटेंस होता है तो हम नो अदर से शुरू करते हैं, और यहाँ पर जो है एज बिग एज लगता है पॉजिटिव। अभी हम देखेंगे कंपैरेटिव में क्या किया जाता है। तो कंपैरेटिव में जो फियर एंड इनटॉलरेंस जो लास्ट में है वो हम पहले लिखेंगे, फियर एंड इनटॉलरेंस इज बिगर देन। अभी यहाँ पर ER देन लगता है, कंपैरेटिव डिग्री में ER देन या मोर देन ऐसे लगता है, तो यहाँ पर बिगर हो जाएगा, बिग का क्या हो जाएगा, बिगर। सो बिगर देन, THAN देन लगता है, THEN नहीं, बिगर देन। उसके बाद एनी अदर चैलेंजेस नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी जो सेंटेंस है वो सुपरलेटिव डिग्री में और हमें इसे पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर क्या है, द नोबेल प्राइज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पर क्या है, वन ऑफ द। इसके पहले वाले सेंटेंस में क्या था, द बिगेस्ट था, राइट। और यहाँ पर क्या है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले क्या लिखा है, वन ऑफ द, यानी कि उनमें से एक, वन ऑफ द। नोबेल प्राइज जो है वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट ऑनर्स में से एक है, वो अकेला ऑनर जो है वो ग्रेटेस्ट नहीं है, उनमें से एक है, वन ऑफ द। तो जब भी वन ऑफ द आता है तो पॉजिटिव में हम वेरी फ्यू से शुरू करते हैं, वेरी फ्यू ऑनर्स। उसके बाद पीछे से आएंगे, वेरी फ्यू ऑनर्स इन द वर्ल्ड आर। अभी आर क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि वेरी फ्यू कहा गया है, आर और एज ग्रेट एज, यहाँ पॉजिटिव डिग्री है इसलिए यहाँ पर एज लगेगा। और जो ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है ग्रेटेस्ट, उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ग्रेट। तो एज ग्रेट एज द नोबेल प्राइज, जो शुरुआत में है वो लास्ट में लिखेंगे। अभी कंपैरेटिव कैसे करेंगे यहाँ पर, तो जो शुरुआत में जो हमने लिखा है तो नोबेल प्राइज, वो हम वैसे ही लिखेंगे, नोबेल प्राइज इज। अभी यहाँ पर कंपैरेटिव करना है तो ग्रेटर देन, ग्रेट का कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है, ग्रेटर। तो ग्रेटर और देन लगता है, जैसे मैंने पहले कहा था कंपैरेटिव में ER देन या मोर देन ऐसे लगता है। तो यहाँ पर ग्रेट का ग्रेटर होता है, तो ग्रेटर देन मोस्ट अदर। अभी यहाँ मोस्ट अदर की जगह एनी अदर भी हम लिख सकते हैं, मोस्ट अदर ऑनर्स इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से हमने कंपैरेटिव में इसको कन्वर्ट कर दिया। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड स्टेट इट्स फंक्शन। नाउ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हमें ढूंढ के निकालना है और उसका फंक्शन बताना है, मतलब कि वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वो वर्ब यहाँ पे क्या सजेस्ट कर रहे हैं सेंटेंस में। तो सेंटेंस पढ़ के समझ में आएगा कि वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किए गए हैं। जैसे यहाँ पर है लिखा है, ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। वो एक वीक बोरो करता था और नेक्स्ट वीक में लैंड उसको चुका देता था। तो यहाँ पर उसकी पास्ट हैबिट बताई गई कि वो लेता था और चुका देता था। तो यहाँ पर वुड जो है ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, और वो क्या फंक्शन बता रहा है, पास्ट हैबिट। पहले ऐसा किया करता था, वो पास्ट हैबिट बता रहा है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हो सकते हैं, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। तो ये सारे जो हैं ये क्या होते हैं, मस्ट होता है, नीड होता है, डेयर होते हैं, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और ये सब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं सेंटेंस में। तो हमें बताना है कि उसका फंक्शन उस सेंटेंस में क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई नो आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर। मुझे पता है कि मैं कैवियर अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो
तो कुड यहाँ पर बताया गया, तो कुड यहाँ पर एबिलिटी बताया जा रहा है, उसकी क्षमता बताई जा रही है कि वो नहीं कर सकता था, तो यहाँ पर कुड लिखेंगे और उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, एबिलिटी। नेक्स्ट है आई मस्ट टेल द ट्रूथ, तो यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है मस्ट, मुझे सच बोलना चाहिए, मस्ट टेल द ट्रूथ, तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन बता रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, तो ये ऑब्लिगेशन बता रहा है, मस्ट जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और वो क्या बता रहा है, ऑब्लिगेशन। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। द लिटिल बॉय कुड स्विम वेरी वेल, अभी यहाँ पर जो कुड है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और ये क्या दर्शाता है, द लिटिल बॉय कुड स्विम वेरी वेल, छोटा लड़का अच्छे से स्विम कर सकता था, तो यहाँ पर भी उसकी एबिलिटी बताइए कि वो कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट, अभी कुड परफॉर्म वेल इन हिज स्कूल डेज, अभी कुड परफॉर्म्स, यहाँ पर भी कुड है लेकिन ये कुड क्या बता रहा है, कुड परफॉर्म वेल इन हिज स्कूल डेज, अभी जो है अपने स्कूल के दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता था, स्कूल के दिनों में कर सकता था, मतलब कि पास्ट में वो कर सकता था, इसलिए पास्ट एबिलिटी यहाँ पर बताई गई है, तो यहाँ पर कुड जो है वो क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और क्या बताता है, फंक्शन पास्ट एबिलिटी। नेक्स्ट है यू मे कम इन, तो यहाँ पर मे जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और ये क्या बता रहा है, यू मे कम इन, कि तुम अंदर आ सकते हो, मतलब परमिशन दी जा रही है यहाँ पर, तो मे बता रहा है परमिशन, मे का फंक्शन यहाँ पर क्या है, परमिशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और उसके फंक्शन समझ में आ गए होंगे। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और भी आपको आ सकते हैं, जैसे माइट भी आ सकता है, तो माइट भी पॉसिबिलिटी बताता है, तो इस तरीके के और भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेक टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग द गिवन वर्ड एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब, एक वर्ड दिया रहेगा, वो वर्ड को आपको सेंटेंस में यूज करना है, दो सेंटेंस बनाने हैं, एक वो वर्ड को नाउन की तरह यूज करना है और दूसरे सेंटेंस में उसको वर्ब की तरह यूज करना है। जैसे यहाँ पर है ड्रीम, ड्रीम के दो मीनिंग हो सकते हैं, एक तो सपना और दूसरा सपना देखना, सपना ये नाउन हो गया और सपना देखना ये वर्ब हो गया, क्रिया हो गई, तो वही दो सेंटेंस हमको बनाने हैं ना। पहले हम लोग नाउन के फॉर्म में देखते हैं, इट इज माई ड्रीम टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, इट इज माई ड्रीम, ये मेरा सपना है कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं, तो यहाँ पर सपना है इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है इट इज माई ड्रीम, तो ये नाउन के फॉर्म में हो गया। अब इसको वर्ब के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सोल्जर, मैं सपना देखता हूँ कि मैं एक सोल्जर बनूं, सपना देखता हूँ, तो ये क्रिया के तौर पे यूज हो रहा है वही वर्ड ड्रीम, लेकिन दो अलग अलग फॉर्म में हमने उसको यूज किया, एज अ नाउन और एज अ वर्ब। उसी तरह है स्माइल्स, स्माइल्स का भी दो, एक नाउन हो सकता है स्माइल्स यानी मुस्कुराहट, राइट, और दूसरा स्माइल्स यानी क्या होता है, वर्ब की तौर पे मुस्कुराना। तो पहले नाउन के तौर पे हम देखते हैं, स्माइल्स कैन मेक द डिफरेंस, स्माइल जो है वो डिफरेंस ला सकती है, स्माइल्स, तो ये नाउन के फॉर्म में हो गया। वर्ब की फॉर्म में देख लेंगे, द लिटिल बॉय स्माइल्स व्हेनेवर इट लुक्स एट मी, छोटा बच्चा जब भी मैं उसके सामने देखती हूँ वो स्माइल करता है, तो यहाँ पर स्माइल्स जो है ये वर्ब के फॉर्म में हमने इसको लिखा है। अगला है बिगिन द सेंटेंस विथ नो सूनर, सेंटेंस की शुरुआत हमें नो सूनर से करना है, तो एक क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें एज सुन एज ये वर्ड होगा, इमीडिएटली होगा, एट वंस होगा, तो आपको वो वर्ड्स निकाल देना है और नो सूनर लगाना है, और नो सूनर के साथ में हमेशा देन लगता है, वो देन कहाँ लगेगा वो मैं बताऊंगी आपको। अभी यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं, एज सुन एज द थीफ एस्केप्ड द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस, अभी एज सुन एज और नो सूनर दोनों का मतलब एक ही होता है, एज सुन एज मतलब जैसे ही चोर भाग गया फैमिली ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जैसे ही वो भाग गया फैमिली ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो जैसे ही, उसके लिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, नो सूनर, और नो सूनर के साथ में हमेशा वर्ब लगता है, तो कौन सा वर्ब लगेगा वो कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ देखो क्वेश्चन में वर्ब है एस्केप्ड, एस्केप्ड ये पास्ट टेंस, एस्केप्ड से पता चलता है कि पास्ट टेंस है यानी कि डिड लगेगा, तो नो सूनर डिड, उसके बाद द थीफ एस्केप्ड, एस्केप्ड लिखेंगे एस्केप्ड नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिड लिख दिया है, तो अगेन पास्ट टेंस हमको यूज करने की जरूरत नहीं है, तो नो सूनर डिड द थीफ एस्केप, और यहाँ पर दो सेंटेंस के बीच में जहाँ यहाँ कॉमा है ये कॉमा निकल जाएगा, हम क्या लिख देंगे, देन द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस, ये THAN देन लगता है, तो नो सूनर के साथ में देन हमेशा लगता है, दो सेंटेंस के बीच में हम जोड़ने के लिए देन लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्सर्ट केम टू एन एंड, द ऑडियंस गिव द आर्टिस्ट अ स्टैंडिंग ओवेशन, कॉन्सर्ट खत्म होने को आया और ऑडियंस ने आर्टिस्ट को स्टैंडिंग ओवेशन दिया, तो यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि जैसे ही कॉन्सर्ट खत्म होने आया जो ऑडियंस थी उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया आर्टिस्ट को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो सूनर, अगेन यहाँ पर वर्ब क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, केम, केम क्या है, पास्ट टेंस, कम का पास्ट टेंस केम, तो यहाँ पर हो जाएगा डिड, नो सूनर डिड द कॉन्सर्ट कम,
द कॉन्सर्ट कम। कम क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर डिड आ गया है तो केम नहीं लिखना है, डिड कम। डिड कम का मीनिंग केम हो जाता है, तो इसलिए डिड लिखा तो यहाँ हो जाएगा कम टू एन एंड, और यहाँ पर जो सेमीकोलन है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? देन द ऑडियंस गिव द आर्टिस्ट स्टैंडिंग ओवेशन। देन जो है वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, तो नो सूनर डिड द कॉन्सर्ट कम टू एन एंड देन द ऑडियंस गिव द आर्टिस्ट स्टैंडिंग ओवेशन। तो ये हमने किया नो सूनर। याद रखना एज सून एज वर्ड आएगा या इमीडिएटली आएगा या एट वंस आएगा तो आपको वो वर्ड्स निकाल देने हैं। नो सूनर और उसका मीनिंग एक ही होता है, ठीक है, इसलिए नो सूनर लगाएंगे तो वो वर्ड्स हमें नहीं लिखना है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द क्लॉजेस एंड नेम देम। एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें से आपको क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करना है, वो कौन सा क्लॉज है ये बताना है। अभी क्लॉज क्या होता है? एक जो सेंटेंस होता है उसमें दो क्लॉज होते हैं, एक मेन क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है। अगर मेन क्लॉज ना हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मतलब क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें मेन क्लॉज क्या है, मेन बात क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए द नर्व्स दैट कंट्रोल्ड हिज मसल्स वर शटिंग डाउन। इसमें मेन चीज क्या है कि वो नर्व्स जो उसके मसल को कंट्रोल करती थी वो बंद हो रही थी। तो द नर्व्स वर शटिंग डाउन, द नर्व्स वर शटिंग डाउन, ये क्या है? मेन क्लोज हो गया। और दैट कंट्रोल्ड हिज मसल्स, ये उसका सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। अभी सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, लेकिन कौन सा है वो? नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, वो भी आइडेंटिफाई करना है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर दैट कंट्रोल्ड हिज मसल्स, ये नर्व्स की क्वालिटी बता रहा है। नर्व्स यानी कि जो नाउन है ये उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो नर्व्स जो मसल्स को कंट्रोल करती थी, मतलब कि नर्व्स की क्वालिटी बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर लिख देंगे दैट कंट्रोल्ड हिज मसल सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई नो दैट आई मस्ट टेल दीज मैन द ट्रूथ। आई नो दैट आई मस्ट टेल दीज मैन द ट्रूथ। अब इसमें मेन क्लॉज क्या है? आई नो, मुझे पता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो गया? दैट आई मस्ट टेल दीज मैन द ट्रूथ, कि मुझे इस आदमी को सच्चाई बता देनी चाहिए। तो आई नो ये हो गया मेन क्लॉज, और दैट आई मस्ट टेल दीज मैन द ट्रूथ ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अभी इसको पहचानना है कि ये कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो आई नो, मुझे पता है। क्या पता है? क्या पता है, तो वो क्या बता रहा है कि ये नाउन दर्शाता है। जब भी जिसका दिमाग में पूछो कि क्या बताना चाहता है तो वो हो जाता है नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, ठीक है। और एडवर्ब क्लॉज में क्या होगा? जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो क्रिया की विशेषता बता रहा होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। वो एडवर्ब क्लॉज भी अलग अलग होते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होता है, टाइम होता है, मैनर होता है। तो वो पढ़ के समझ में आएगा कि वो क्या बता रहा है, प्लेस दर्शा रहा है या टाइम दर्शा रहा है या मैनर दर्शा रहा है या फ्रीक्वेंसी दर्शा रहा है, रीजन दर्शा रहा है। तो ये क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आएगा। तो नेक्स्ट है मेक द फॉलोइंग सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। एक सेंटेंस दिया होगा, उसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, या तो वो सिंपल सेंटेंस होगा या कंपाउंड होगा, आपको उसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। अब यहाँ देखते हैं, हर आईज वर शाइनिंग ब्रिलियंटली बट हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर। अभी ये कौन सा सेंटेंस है? ये कंपाउंड है। कैसे पता चलेगा? दो सेंटेंस के बीच में यहाँ बट कंजंक्शन दिया हुआ है, इससे पता चलता है कि ये कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस के बीच में कोई भी कंजंक्शन देते हैं, जैसे कि एंड, बट, और, इफ, सिंस, बिकॉज। तो ये बट है, इसलिए पता चलता है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। अभी हमको इसको कॉम्प्लेक्स करना है। कॉम्प्लेक्स करना है मतलब कि इसमें दो सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। जो सेकंड पार्ट होता है वो फर्स्ट पार्ट पे डिपेंडेंट होता है। तो इसको कैसे करेंगे हम? यहाँ पर हम लिखेंगे दो हर आईज वर शाइनिंग ब्रिलियंटली, कॉमा हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर। क्वेश्चन समझो क्या था कि उसकी आंखें जो है वो ब्राइट एकदम ब्रिलियंटली चमक रही थी, लेकिन उसका चेहरा जो था उसने अपना कलर खो दिया। तो हम क्या लिखेंगे? दो यानी हालांकि उसकी आंखें चमक रही थी ब्रिलियंटली, उसके चेहरे में कलर जो है वो लॉस्ट यानी कि खो दिया था। तो यहाँ पर हमने दो लगा दिया और यहाँ कॉमा डाल दिया, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट रीराइट एज अ कंपाउंड सेंटेंस। अभी हमें कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। His father, a boatman, also served as an imam at their local mosque. उसके पिताजी जो एक बोटमैन थे वो लोकल मस्जिद में, मॉस्क में इमाम का काम भी करते थे।
ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसको हमें कंपाउंड करना है। तो कंपाउंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें दो सेंटेंस के बीच में कोई कंजंक्शन लगाना होगा। तो यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन लग सकता है, यहाँ पर हिज फादर वाज अ पोर्टमैन, उसके पिताजी पोर्टमैन थे, बट ही ऑल्सो सर्व्ड एज एन इमाम एट ए लोकल मॉस्क, लेकिन वो लोकल मॉस्क में इमाम का काम भी करते थे, लेकिन इसलिए यहाँ पर हमने लगाया बट। तो ये बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। तो गाइस मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के लैंग्वेज स्टडी पूरा आपको बता दिया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज स्टडी में आ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो आई एम श्योर आपके 10 मार्क्स, फुल 10 मार्क्स लैंग्वेज स्टडी में पक्के आएंगे। ठीक है। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर।